सारा साधुवाद। आप लोगों ने मुझे इसमें जुड़ने का मौका दिया, क्योंकि शिक्षा से संबंधित ये प्लेटफॉर्म है, तो निश्चित तौर पे एक नैतिक जिम्मेदारी आप लोगों ने समझी कि बीएससी सर को जोड़ना चाहिए। देखिए, मैं एक दो बातें आज इस मंच से कहना चाहूँगा। जो नवोन्मेषी पहल आप लोग इनोवेटिव कर रहे हैं एजुकेशन के विकास के लिए, उसका व्यवहारिक अनुप्रयोग बच्चों को लाभ मिले, इसका ये मूल इसका ये होना चाहिए। क्योंकि ये जितना ये पूरा ताना बाना जो बुना गया है शिक्षा विभाग का, उसका एक ही उद्देश्य है कि इसका लाभ बच्चों को मिले, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन हो, उनका लर्निंग आउटकम डेवलपमेंट हो, मतलब उनका अधिगम स्तर उन्नयन हो। तो ये हमेशा ध्यान में रखें। अभी पिछले दिनों अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। सभी लोगों को मैं आज इस मंच पे आह्वान करता हूं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में आइए, आज इस मंच के माध्यम से हम उन सभी अमर शहीदों को जो देश की स्वतंत्रता में अपना अभूतपूर्व योगदान दिए, आत्म बलिदान किए, सेक्रीफाइस किए, तो ऐसे लोगों को स्मरण करके उनके प्रति हम एक आस्था प्रकट करें। दूसरी चीज, आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस सन्निकट है, झंडारोहण का कार्यक्रम है। सभी लोगों से मैं आज इस मंच से अनुरोध करना चाहूंगा, अपेक्षा रखूंगा कि अगर विद्यालय के स्टाफ हैं, अपने विद्यालयी व्यवस्था की स्वच्छता के संदर्भ में पूरी तरह से जागरूक रहें, स्वच्छ रखें विद्यालय का भौतिक परिवेश। तीसरी बात, महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में कहना चाहूंगा। महिला सशक्तिकरण एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो व्यवहारतन दिखना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से तमाम चीज हमारे भारतीय वाङ्मय में तमाम ऐसे आए हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसे तमाम कॉन्सेप्ट आए हैं। लेकिन कहीं न कहीं चीजें अगर नारी सशक्तिकरण जैसा कॉन्सेप्ट लाया गया तो कहीं न कहीं नारियों के साथ द्वैत भाव अपनाया गया, कहीं न कहीं सोसाइटी में द्वैत भाव रहा। ये हमारी ही सोसाइटी में भारतीय वाङ्मय के संदर्भ में ही नहीं कहा जा सकता, पूरे वैश्विक समाज में कहा जा सकता है। क्योंकि यूरोप जैसे जो विकसित समाज कहे जाते हैं, इंग्लैंड में अभी 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में महिलाओं को मताधिकार दिया गया। ये इतिहास के जो विद्यार्थी जो इतिहास पढ़े होंगे उनको पता होगा, तीसरे दशक में, और वो भी द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जनित परिस्थितियों के कारण महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, हर क्षेत्रों में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। महिलाएं सशक्त। एक चीज हमेशा ध्यान में रहे कि जब तक आर्थिक रूप से महिलाएं सशक्त नहीं होंगी तब तक अन्य सशक्तिकरण वो नहीं हो सकता। सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में वो सशक्तिकरण, उसका बेस है आर्थिक रूप से सशक्त। इसके लिए तमाम हमारे विद्यालयों में जीवन कौशल, एक मिनट, जीवन कौशल और तमाम चीजें ऐसी सिखाई जाती हैं कि आर्थिक रूप से हमारे समाज की महिलाएं सशक्त। यहाँ ध्यातव्य है, मैं सभी लोगों को, आप लोग बौद्धिक वर्ग हैं, मैं बताना चाहूंगा, प्रायः हम चूंकि बेसिक शिक्षा विभाग से मैं जुड़ा हूँ, और बेसिक शिक्षा विभाग में जो ट्रांजिशन रेट होता है बच्चों का, बच्चियों का, वो कक्षा 8 पास आउट करने के बाद उनको तमाम जिम्मेदारियों में ढकेल दिया जाता है। प्रायः शादी विवाह की चिंता समाज में और तमाम चीजों में कि शादी हो जाए, बच्ची पढ़ के क्या करेगी, इस तरीके की जो सामाजिक मेंटालिटी होती है, उसकी वजह से कक्षा 8 पास करने के बाद बच्चियां प्रायः ड्रॉप आउट होने लगती है। अगर देख लिया जाए प्राइमरी लेवल टू सेकेंडरी, अपर प्राइमरी टू सेकेंडरी ट्रांजिशन देखा जाए तो 100% नहीं मिलेगा, कहीं न कहीं ट्रांजिशन घट जाता है। खास तौर से मैंने सोनभद्र में देखा है, सोनभद्र जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और ट्राइबल एरियाज में, वहाँ पे ट्रांजिशन प्रायः घट जाता है। बच्चा
बच्चियां खास तौर से बालिका शिक्षा के प्रति कक्षा 8 पास करने के बाद कक्षा 9 में नामांकन नहीं हो पाती। तो ये मेरा सभी लोगों को से आज के इस मंच पे खास तौर से सभी लोग बौद्धिक वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोगों से मेरा यह आग्रह है, अपेक्षा है कि ट्रांजिशन बढ़ाने के लिए, पठन पाठन का एक माहौल क्रिएट करने के लिए निश्चित तौर पे अपना नैतिक सदप्रयास करते रहें, क्योंकि इसकी महती जरूरत है। आप उदाहरण देख लें, अगर सेंसस 2011 आप उठा के देखें, सेंसस 2011 तो उसमें 1000 पुरुषों के सापेक्ष 943 महिलाएं, सेक्स रेशियो अगर देखा जाए, लिंगानुपात, और उसमें से अगर 43 देख लें तो 57 बालिकाएं 1000 पुरुषों के सापेक्ष 57 बालिकाएं अभी भी अगर गणितीय रूप से तुलनात्मक रूप से देखा जाए और उसका विश्लेषण किया जाए तो 57 महिलाएं कम है, तब जाके पुरुषों की बराबरी में आएगी। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं उनको दुनिया में आने से रोका जाता है। इसी वजह से शिशु लिंगानुपात घट रहा है, हमारा सेक्स रेशियो घटता है। ये समाज की एक सोच है, समाज में वो कहीं न कहीं मेंटालिटी धरी है। भले हम सैद्धांतिक रूप से बहुत अच्छी बातें करते रहे, लेकिन व्यवहारिक रूप से कहीं न कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हमारे प्रति एक आग्रह रहता है, विभेद रहता है। कृपया करके इसको तभी हमारा समाज तभी एक संतुलित और लोकतांत्रिक विकास कर सकता है जब हम इस दिशा में पहल करें। महिला शिक्षा के प्रति, महिला आर्थिक रूप से सशक्त हो, इसके प्रति तमाम ऐसे टेक्नोलॉजी होते हैं, तमाम ऐसे सांस्कृतिक कारण होते हैं कि बालिकाएं ही परिवार को बेहतर शिक्षा, लड़का ही बेहतर दिशा दे सकता है, मुखाग्नि दे सकता है परिवार को। ऐसे तमाम कॉन्सेप्ट हैं जो सोसाइटी ने बनाए हैं, जिसके कारण कहीं न कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता रहा। इसको हम चूंकि सुशिक्षित लोग हैं और हर चीज को तर्क परीक्षण पे करके तब सामान्यीकरण करते हैं, तथाकथित हम लोग आधुनिक कहे जाने वाले लोग हैं। इस वजह से हमको इस दौर में इस बात पे जरूर ध्यान देना चाहिए, बालिका शिक्षा पे और लिंग भेद पे समाप्त होना चाहिए। ये हमेशा इस बात को, तभी हमारा समाज संतुलित दिशा में विकसित होगा। मैं आज चूंकि शिक्षा विभाग से हूँ, आज इस मंच के माध्यम से सभी लोगों से यह कहना चाहूंगा कि आप लोग शिक्षा के संदर्भ में जो भी समुचित प्रयास करना हो, बच्चों के लर्निंग आउट डेवलपमेंट उन्नयन के संदर्भ में जो भी काम करना हो, जो भी संभव प्रयास हो, नैतिक सत्प्रयास हो, करेंगे। निश्चित तौर पे दूर नहीं, जब हम लोगों की, सभी लोगों की, समाज की, सोसाइटी की सबकी तस्वीर बदलेगी और एक बेहतर समाज का, एक अच्छे समाज का हम लोग निर्माण कर पाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद, आप लोगों ने आज इस मंच पे मुझे बुलाने का वो सब प्रयास किया, इसके लिए सभी लोगों को ढेर सारा साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धीरज सर। धन्यवाद सर। प्रीति त्रिवेदी मैम हमारी बनारस की शिक्षिका है सर, और बहुत ही टैलेंटेड, हमारे सारी टीम के साथ ही बहुत ही टैलेंटेड हैं। सारे साथी हमारे साथ मिलकर बहुत सारे नए नए प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। सर आपने जो एक विषय रखा कि महिला वाला, तो ये वाकई में सर एडुस्टफ मुझे लगता है सर इसका एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है कि ये इसकी स्थापना करने वाले में भी हमारी प्रीति मैम जौनपुर से, सविता मैम रायबरेली से रही, इसको संचालित करने में हमारी पूरे प्रदेश की बहुत सारी हमारी बहनें इसको आगे बढ़ा रही हैं और इसे क्रियाशील बनाए हुए हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ बनारस के एडमिन प्रीति मैम को, कृपया आए और सर को आपके इतने सुंदर उद्बोधन के लिए, आपके समय के लिए धन्यवाद दें। आदरणीय प्रीति त्रिवेदी मैम। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। सर आप आए उससे ही हम बहुत, हमारा हृदय जो था वो आभारी था, किंतु आपने ऐसा विषय छेड़ दिया कि हम सब महिलाएं आपके प्रति सम्मान से सर झुकाते हैं। बिल्कुल सर, ये बहुत एक ऐसा सामाजिक विषय है जिसको हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं बचपन में से अब तक झेला है। तो हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी हमारे रहते इस दर्द को कभी महसूस करे। हम सब स्त्री शिक्षा और बालिकाओं के उत्थान के लिए कृत संकल्प हैं, और इसी कड़ी में हम लोग एडुस्टफ में भी बहुत सारा काम कर रहे हैं कि हमारी बालिकाएं जो है वो
आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ सके और समाज में अपने को स्थापित कर सके। आज हम सब आपके सर हृदय से आभारी हैं। अतिथि आभार के बिना हर अरदास अधूरी होती है। सर, आपका आभार करने के बिना हमारी हर अरदास अधूरी है। अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से हर आस पूरी होती है। किन शब्दों में आभार प्रकट करूं आपका? महज शब्दों से नहीं हर बात पूरी होती है। केवल शब्दों से हमारी बात पूरी नहीं हो सकती। तो सर, हम सब बहुत आभारी हैं। आपने अपने कीमती वक्त से निकाल के हमें इतना अच्छा उद्बोधन दिया, हमें आशीर्वचन दिए। हम सब प्रेरित होंगे और हम सब संकल्प लेते हैं कि आपकी बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, न केवल शब्दों में उतारेंगे बल्कि अपने जीवन में उतारेंगे और हम दिखा देंगे कि बालिका शिक्षा के क्षेत्र में हमारा उत्तर प्रदेश कुछ करके दिखाएगा, आगे बढ़ के दिखाएगा। आपका बहुत बहुत आभार सर, हृदय से आभार प्रकट करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार जी, रेणु मैम प्रारंभ करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे बीच में जॉन पीपीएसए सर थे और उनका उद्बोधन हम सभी लोगों ने सुना। और जैसे सर ने चर्चा छेड़ी नारी शक्ति पर और बच्चों